प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर का जो है टेस्ट दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, आपको कितने समय मिलेंगे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है और आपको एक स्कोर अच्छा सा खड़ा करना है। तो चलिए वीडियो को देख लीजिए पहले कितना इसमें ऑब्जेक्टिव हम पूछने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम पहला चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं प्रकाश का परावर्तन, और उसी में जो है प्रकाश का अपवर्तन दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम दे दिए हैं एक साथ। दोस्तों ऑब्जेक्टिव का जो है आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा। तो कुल प्रश्न इस पर जो है 80 है प्रश्नों की संख्या, और कुल समय आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट का दिया गया, जो कि समय अभी चालू है। और आपको जो है दोस्तों एक एक क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव करना है, स्कोर करना है और देखना है कि कितने समय में आप जो है स्कोर अच्छा खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको बताना है दोस्तों। चलिए आप लोग जो है आप लोग के पास जो है हर क्वेश्चन पर जो है हम सोचने का समय देंगे, आप लोग जो है पढ़े होइएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 1 नियम थे। दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप पढ़े होइएगा तो ज़रूर आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का 2 आंसर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको स्कोर करते जाना है, हम आपको समय देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको जो है ऑप्शन भी पढ़कर बताएंगे। आपको जो भी आंसर लगता हो सही, आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी आ जाइए दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी हैं जो 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, और 2022 में तैयारी करें और 23 में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट आ गया है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए कि आवाज़ हमारा आप लोगों को सुना रहा है कि नहीं सुना रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। दूसरा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों 10वीं क्लास के लिए, सबको पता है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन से। जी हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन हम पढ़ देते हैं तब तक। इसका ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही मारते हैं। जिसको भी याद है, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट में बैठे हैं तो आप लोग जो है स्कोर भी करते जाइए, आपको लास्ट में बता देंगे, जो है आप गिन लीजिएगा कि कितना स्कोर हम कर पाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए हम बता देते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? इस 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। ऑप्शन है वास्तविक होता है, उसके बाद का ऑप्शन है आभासी होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कितने आंसर जो है सही मारते हैं। जिसको भी आंसर पता है A B C D ऑप्शन लिख करके कमेंट करते रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कितना सही कर रहे हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि आभासी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए तब तक हम बता देते हैं। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। आपको पता है गाड़ी में जो दर्पण उपयोग किया जाता है वह क्यों किया जाता है? ताकि पीछे का जितना भी हो पूरा दृश्य देख जाए, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में यह गुण होता है कि वह बहुत ज़्यादा एरिया को कैप्चर करता है और वह उसमें दिखाता है। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में, यानी कि जो आईना होता है बगल में देखने के लिए, उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है मिट्टी। तो चलिए इसका जो भी आंसर है आप लोग बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए क्या आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? 5 नंबर क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। 60 मिनट का समय दिया गया है, यानी पूरे 1 घंटा का समय है। फिर भी हम 1 घंटा से 5 मिनट 10 मिनट समय आपको एक्स्ट्रा ही देंगे। तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका 5 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन मिट्टी, यानी कि मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन था पदार्थ, किस पदार्थ का, कौन से पदार्थ से लेंस नहीं बनाने, यानी कौन से पदार्थ से लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। तो मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता, इसलिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे आ गया है। निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है?
निम्न में से किस वस्तु द्वारा दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। यानी आपको बताना है कि कौन सा इसमें दर्पण है जिससे किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता, बड़ा साइज। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण जो होता है किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है ताकि बड़े बड़े जो बंगला होंगे, बड़े बड़े जो गाड़ी होंगे रोड पर, पीछे में वो पूरा का पूरा गाड़ी उसमें दिख जाए। तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, सीधा, उल्टा, तिरछा, औंधा। तो आपको बताना है इसमें से कैसा होता है, यानी सीधा होता है कि उल्टा होता है कि तिरछा होता है या औंधा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन करने, 1 घंटा का समय है, 54 मिनट आपका हो गया है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम बता दें। आपको अगर पता हो तो ABCD लिख करके कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन में 1, 3, 4, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, स्वतः आप लोगों को पता है। अब इस क्वेश्चन में बताना है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 1, 3, 4, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए, इसका सही आंसर 8 नंबर क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के जो है दो ही नियम होते हैं। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जल्दी बता दीजिए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या बताना है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेंस में कितने फोकस होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए, इसका सही आंसर हम बता देते हैं। लेंस में 2 फोकस होते हैं, 2 फोकस, जो ग्रीन कलर में आपको पहला नंबर ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। 10 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल, अवतल या दर्पण का उपयोग होता है? जो भी आपको इसमें से सही ऑप्शन लगता है ABCD कर करके कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही आंसर चलिए हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताओ जल्दी से? उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब है, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 11, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। आपको इसमें से जो है कोई भी लेंस चुनना है जिसमें वास्तविक भी बनता है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, समतल तो लेंस होता है और उसके बाद है कोई इनमें से कोई नहीं। चलिए, जो भी ऑप्शन सही लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए, इसका सही आंसर हम बता देते हैं। 11 का सही आंसर हो जाएगा A, यानी कि उत्तल। चलिए, इसके बाद लेंस की 12 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। लेंस की ऐसा मात्रक का क्षमता। चलिए, आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसा मात्रक जितने भी है सबका याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन रहता ही है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक ऑप्शन में है न्यूटन, डायोप्टर, जूल, कोई नहीं। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंस का जो ऐसा मात्रक का जो क्षमता होता है डायोप्टर होता है, जो कि आप लोग को पता होगा और अगर पढ़े होइएगा तो ये भी पता होगा। एक डायोप्टर जो होता है वह 1 मीटर के बराबर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं?
ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल ये बहुत इजी क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अवलंब के बीच का कोण बताना है दोस्तों। ऑप्शन में आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आप लोग देख लीजिए कि क्या इसका आंसर सही होगा। ए बी सी डी जो भी आपको देना है कमेंट करके बता दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बता रहा है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। चलिए 50 मिनट आपके पास बाकी है, 14 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी 10 मिनट खत्म हो गया है। चलिए बता देते हैं, जब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी तो इसकी फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि आप लोग जो है 10th में पढ़े होइएगा, अगर जो भी तैयारी करें उनको पता होगा कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण किस प्रकार से गमन करती है वो बताना है। तिरछी रेखा में, सरल रेखा में, सीधी रेखा में, समांतर रेखा में। तो दोस्तों प्रकाश की जो किरण होती है वह हमेशा आपको पता है कि सीधी रेखा कह सकते हैं या सरल रेखा कह सकते हैं। तो इसमें से सीधी रेखा ऑप्शन सही है। सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। प्रकाश कभी भी मुड़ करके नहीं जाती है, ऐसे ऐसे करके प्रकाश एकदम सीधा निकलता है, जिधर भी निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधी रेखा। इसका क्वेश्चन नंबर है 16, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻−8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका ऑप्शन सही क्या होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताना है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होता है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक माने जोड़ यानी प्लस में होता है, ऋणात्मक माने घटाव यानी माइनस में होता है, और दोनों यानी कि प्लस माइनस दोनों होगा। जो भी होगा आप लोगों को बताना है। लेंस की जो क्षमता हम निकालते हैं डायोप्टर में वह क्या होता है, कौन सी लेंस है, तो अवतल लेंस की बताना है, उत्तल लेंस का नहीं बताना है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता हो जाएगा दोस्तों, चलिए बता देते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पता नहीं आप लोग क्या लगाए हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है आपको बताना। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, ABCD करके ऑप्शन भी आप लोग दीजिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम कितना पढ़े हैं। चलिए तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका उत्तल लेंस की जो क्षमता है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता के बारे में पूछ रहा है, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो इससे जो पहला ऑप्शन हम आप लोग को बताए थे कि अवतल लेंस का जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, या उत्तल लेंस है तो इसका जो है क्षमता हो जाएगा धनात्मक। उत्तल लेंस में सारे चीज़ धनात्मक होते हैं। कोई भी चीज़ उत्तल लेंस में अगर पूछता है तो वो धनात्मक बोलेंगे, और अवतल लेंस से पूछेगा तो ऋणात्मक बोलेंगे। इतना याद कर लीजिए बस, बहुत सारे ऑप्शन आपको जो है आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। यानी कि कौन से दर्पण में बहुत ज़्यादा क्षेत्र दिख जाता है। दर्पण छोटा भी हो तो क्षेत्र बड़ा दिखता है। दृष्टि क्षेत्र कौन में बड़ा दिखता है। दर्पण का नाम है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा क्षेत्र दिखता है। इससे पहले हम बताए भी हैं और आप लोग पढ़े होइएगा, पता भी होगा। तो चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 19 का ऑप्शन सी उत्तल दर्पण सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग पढ़ सकते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी अवतल दर्पण के जो फोकस है, फोकस पर अगर कोई वस्तु रखा जाता है, बिंब रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी पढ़ते हैं प्रतिबिंब और वस्तु के बारे में, किस मतलब वस्तु को कहाँ रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। चलिए तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं पहले। वक्ता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पर। आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, फोकस पर वस्तु है तो अनंत पर इसका जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्ता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब लेंस बदल दिया है, अवतल लेंस के सामने है, अनंत पर रखे बिंब का, अनंत पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी उसकी स्थिति बताना है। वक्ता केंद्र पर बनेगा कि फोकस पर बनेगा कि अनंत पर बनेगा कि ध्रुव पर बनेगा? सिंपल है, अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। उल्टा सोचो, उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की फोकस के बारे में पूछा है दोस्तों, हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे। अगर याद होगा मेरा बात, कुछ ही क्वेश्चन पीछे वाला बात, तो आप लोग समझ जाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। उत्तल लेंस है तो धनात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इससे पहले बता दिए हैं कि उत्तल लेंस का सारा चीज़ धनात्मक और अवतल लेंस का सारा चीज़ ऋणात्मक याद करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण आपको बताना है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन होता है, ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं? चलिए तो इसका सही आंसर हम दोस्तों बता देते हैं। पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई कम मालूम पड़ता है, उसका सही जो ऑप्शन है वह बी नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बाल्टी की जो गहराई है वह कम मालूम पड़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला तो 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए वक्ता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दे दिया है, फोकस दूरी पूछा है। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में है 40 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में है 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी बताइए। गोलीय दर्पण है और वक्ता त्रिज्या 50 है, तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। फोकस दूरी पूछा है तो 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वक्ता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इसीलिए 50 का आधा 25 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है? प्रकाश की किरण को जो दर्शाता है उस चित्र को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन है किरण आरेख, किरण पुंज, फोकस, इनमें से सभी। प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, किरण आरेख कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता भी होगा, अगर 10वां में पढ़े हैं सही से, जो भी स्टूडेंट अच्छा से पढ़ते होइएगा उसको सारे के सारे इजी लगेंगे। बहुत ही शॉर्ट यानी कि हल्का हल्का क्वेश्चन पूछे जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और भाषा भी यही होता है दोस्तों। अगर आप हमारे इस प्रिपरेशन के हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का तैयारी अगर सारा के सारा वीडियो देखिएगा और एक बार जो है करते जाइएगा, उसमें गलती भी होगा और दोबारा जब उस वीडियो को देखेगा तब पूरा के पूरा आप जो है पहले ही से आंसर बोलिएगा। इस तरह से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, जो कि किताब में आपको रटने से भी याद नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन है 26 नंबर है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है बताना, यानी कि सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सघन माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि विरल माध्यम यानी हवा वाला माध्यम प्रकाश तेज़ी से चलता है, बहुत तेज़ी से, और अगर सघन माध्यम कोई टकरा गया तो उसे प्रकाश रुक रुक करके चलता है, यानी उसकी स्पीड कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह के बारे में बताना है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकीर्णन। बहुत सिंपल है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? चलिए तो इसका सब लोग को पता होगा, प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। चलिए ABCD करके ऑप्शन भी देते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि आपको जो है
अगर आप सही आंसर लगाते हैं तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, इससे पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि पढ़ने में मन लगेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाइएगा। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश गमन हमेशा सीधी रेखा में करता है। इसका एक क्वेश्चन और भी पीछे किए थे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? देखिए, ध्रुव और वक्ता त्रिज्या से जो रेखा सीधी गुजरती है उसको क्या कहा जाता है दर्पण में, गोलीय दर्पण में? वक्ता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव, वक्ता त्रिज्या। चलिए जल्दी से जल्दी सोच करके बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसका 29 नंबर का क्या होगा ऑप्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 80 क्वेश्चन मात्र 80 क्वेश्चन है दोस्तों। 1 घंटा का समय था, आधा घंटा आप लोगों को खत्म हो गया है और आधा क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं हुआ है। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? मध्य बिंदु, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके। ए मध्य है, बी ऑप्शन ध्रुव है, सी ऑप्शन गोलार्ध है और डी ऑप्शन अक्ष है। क्वेश्चन भी समझ लीजिए, कोई गोलीय दर्पण है, उसके जो परावर्तक सतह है, जो पृष्ठ है, उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है वो बताना है। चलिए, तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका ही आंसर हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी बाहर की तरफ घुमाव हो, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे जो भी कह सकते हैं, वक्रित हो, क्या कहलाता है? उठा हुआ हो। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उसके बाद है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो। एकदम सिंपल, उल्टा क्वेश्चन कर दिया दोस्तों। पिछला जो क्वेश्चन था उसे पूछा था वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, और इसका पूछ दिया है अंदर की ओर वक्रित हो। तो ऑप्शन देख लीजिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले आप लगाए हैं उत्तल, अब इसका क्या हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। एकदम सिंपल था। 33 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। अगर गोलीय दर्पण है तो उसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। किधर की ओर? केवल अंदर की ओर, केवल बाहर की ओर, अंदर या बाहर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोई गोलीय दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ किधर की ओर घूम सकता है, यानी वक्रित हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। कहता अंदर की ओर, बाहर की ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बाहर, अंदर और बाहर, दोनों ओर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 डिग्री कोण पर झुका है, 135 डिग्री के कोण पर झुका है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर है तो अभिलंब कहता है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर कितना डिग्री पर झुका हुआ है सो पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। इसका 34 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। दर्पण के ध्रुव पर क्या है? तो दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष जो है वह अभिलंब होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पानी में है, इसका क्या कारण है? पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोई भी जब गिलास में या बाल्टी में जब पानी में हम कोई छड़ी को डालते हैं तो वह टेढ़ी दिखती है। क्वेश्चन यह है, आपसे पूछा है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, दोनों। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखती है। गिलास में या बाल्टी में जब पानी हो रहा उसमें कोई भी छड़ी रखते तो। क्वेश्चन नंबर 36 है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन ए में है, बी ऑप्शन है अधिक होती है, सी ऑप्शन है बराबर होती है,
और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इसका हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? तो विरल माध्यम में अधिक होती है, क्योंकि सघन माध्यम में इससे पहले एक क्वेश्चन का लगाए थे कम होती है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी प्रकाश की स्पीड अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हैं वे दर्पण क्या कहलाएंगे? एकदम सिंपल है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हैं तो दर्पण क्या होगा? गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, दोनों, कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, शायद हमको भी पता है क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हैं तो गोलीय दर्पण। क्वेश्चन नंबर 38 आ गया है, निम्न में से किस ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? निम्न में से किस ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है? हीरा, सोना, चांदी, तांबा, यानी किसका अपवर्तनांक अधिक होता है वो पूछा है, हीरा का, सोना का, चांदी का, तांबा का। तो आपको पता है दोस्तों अपवर्तनांक में सबसे ठोस हीरा होता है, इसलिए अपवर्तनांक हीरा का सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक पूछा है। इससे पहले था कि किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, और इसके बाद जो क्वेश्चन आया है हीरा का अपवर्तनांक कितना हो बताना है। ऑप्शन में एक में है 1.77, ऑप्शन बी में है 1.47, ऑप्शन सी में है 1.44 और ऑप्शन डी में है 2.42 अपवर्तनांक। तो कौन सा आंसर सही है? चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए। हाँ, कमेंट करके जल्दी बताइए। जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाल, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और महाकाल का नाम लेते रहिए। ज़रूर आप लोग जो है मैट्रिक में अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप हमारे प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस तरह से आप जो है वीडियो देख करके उसका आंसर सही सही लिख करके कमेंट करके, और आप इसको जैसे आंसर सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा, अगर कोई ऑप्शन आपसे गलत हो जाता है तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, जब दोबारा वीडियो देखिए कि ओ ये इसका आंसर ये होगा, याद हो जाएगा। तो आप एक अच्छा स्कोर कीजिएगा बिहार बोर्ड में, और हो सकता है कि साइंस में आप टॉप भी कर सकते हैं। चलिए तो इसका सही ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जो सूर्य की रोशनी से जो खाना बनाने वाला जो चूल्हा होता है उसमें प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए इसका कमेंट करके। हमको पता है, आप लोग को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों तो इस जल्दी से बताइए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ यानी परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? ऑप्शन है द्वारक, वक्ता, फोकस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा ही, यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसके जो पृष्ठ का जो वृत्ताकार पृष्ठ का जो व्यास होता है उसके बारे में बताना है। व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक, वक्ता या फोकस, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वारक। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु के बारे में बताना है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु के बारे में बताया। लेंस का केंद्रीय बिंदु, जो लेंस के बीच का जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक, अक्ष केंद्र। भाई सब तो केंद्र ही है, जल्दी से जल्दी बताइए इसमें से कौन सा केंद्र होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। 80 ठो क्वेश्चन करना है, 1 घंटा का समय है, 29 मिनट हो गया है, यानी 30वां मिनट चल रहा है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, और दर्पण का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। उसका किसी लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं? कोई अगर लेंस है तो उसका कितना वक्रता केंद्र होगा?
2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, या 2 या 3 दोनों होगा? चलिए जल्दी से जल्दी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला या 2 बी वाला या सी वाला या डी वाला। लेंस के वक्ता केंद्र का पूछा, लेंस के कितने वक्ता केंद्र होता है? 1 2 3 5 6, जो भी आपको याद है, जो पढ़े हैं, जो आपके जो शिक्षक पढ़ाए हैं, आप जो है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गलती जो करेंगे वही सही करेंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं, गलती जिसको होता है वही सही करता है। गलती भी आप लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही क्या है। चलिए तो हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, क्योंकि लेंस के जो होते हैं वक्ता केंद्र 2 होते हैं, क्योंकि लेंस 2 दर्पणों को मिला करके बनाया जाता है, तो दोनों का अलग अलग केंद्र होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस के 2 वक्ता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक लेंस के 2 वक्ता केंद्र होते हैं क्योंकि, अब देखिए कमेंट क्या क्या करते हैं, कमेंट करते हैं आंखों में पहना जाता है तो 2 आंख होता है, इसलिए इसके 2 होते हैं, 2 वक्ता केंद्र। अरे यार कुछ भी कमेंट कर देते, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, प्रत्येक लेंस के 2 वक्ता केंद्र क्यों होते हैं, आपको बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी सोचिए। 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, आप लोग को अभी बताए हैं, लेंस जो है 2 वक्र सतहों से मिलकर के बनी होती है, इसलिए इसके 2 वक्ता केंद्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा? कोई लेंस है, कहता लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा? कोई भी लेंस हो, आवर्धन के बारे में पूछ रहा है, उसका ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो लेंस का जो आवर्धन होता है उसका ऐसा मात्रक के बारे में पूछा है, क्या होगा? तो आप लोगों को भी पता होगा कि लेंस का जो ऐसा मात्रक, जो आवर्धन होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है। चलिए तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन, सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, मात्रक विहीन होता है। लेंस की जो आवर्धन होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए 46 नंबर क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश जब प्रकाश के माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। चलिए आप क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इससे पहले दर्पण के बारे में पढ़े थे, अवतल उत्तल दर्पण के फोकस दूरी के बारे में। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या दोनों होगा। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों ऋणात्मक होती है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि इससे पहले अवतल का पूछा है, अब उत्तल का पूछ रहा है। तो उत्तल और अवतल, चलिए तो किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उत्तल की धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक। जल्दी से बताइए दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, ऋणात्मक धनात्मक दोनों। 49 नंबर क्वेश्चन है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक, तो इसका ऋणात्मक सही हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है।
50 नंबर 50 पूरे हो गए दोस्तों। एक बार ताली मार दीजिए, जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिए जय महाकाल, जय महाकाल। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। जो लेंस के बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ हो वह क्या कहलाता है? जो लेंस के बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ हो वह क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस, अवतल लेंस, दोनों, कोई नहीं। लेंस के बीच में धंसा हुआ हो वह लेंस क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस, अवतल लेंस, दोनों। तो अंदर की ओर जो लेंस धंसा होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो जो लेंस अंदर बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ होता है वह दोस्तों आपको क्या कहलाता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से जल्दी जो है महाकाल, जय महाकाल का नाम लीजिए और बता सकते हैं अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन आ गया है, जो लेंस बीच में उभरा हुआ हो वह लेंस कहलाता है। जो लेंस बीच में उभरा हुआ हो क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है। जो लेंस उभरा हुआ, बीच में उभरा हुआ उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए जल्दी से जल्दी ऑप्शन देखते रहिएगा, ऑप्शन देखते रहिएगा और आंसर आप लोग मारते रहिएगा, हमारा इंतजार नहीं कीजिए। यदि किसी लेंस की क्षमता प्लस ID यानी प्लस ID नहीं है 1D हो, एक डायोप्टर, D से डायोप्टर होता है हो, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यदि किसी लेंस की क्षमता प्लस 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ दोस्तों दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 103 सेंटीमीटर, 101 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, जो भी आंसर सही हो कमेंट करके बताते रहिए। ए ऑप्शन सही होगा कि बी ऑप्शन सही होगा कि सी ऑप्शन की डी ऑप्शन। तो किसी लेंस की क्षमता अगर प्लस 1 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी दोस्तों 1 मीटर होता है, जो कि यहाँ सेंटीमीटर में दे दिया है। तो सेंटीमीटर में आप बता सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर के बराबर ही तो 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस के बारे में बताना है। समसारी लेंस, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी बताइए अवतल लेंस को किन नामों से जाना जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का। अवतल लेंस के बारे में पूछा है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग को दोस्तों पता है कि बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी माध्यम के जो अपवर्तनांक होते हैं उसका मान क्या होता है। तो उसका मान हो जाएगा दोस्तों साइन आई बट्टा आर, यानी कि जो आपतन कोण की होती ज्या उसकी बट्टा अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है किसके बराबर? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अवतल लेंस का आवर्धन m यानी मीटर के बराबर होता है। मीटर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर दिया है u बटा v यानी कि वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। उसके बाद है u इंटू v यानी कि वस्तु की ऊंचाई गुने प्रतिबिंब की ऊंचाई। उसके बाद है u प्लस v यानी वस्तु की ऊंचाई प्लस प्रतिबिंब की ऊंचाई। और उसके बाद है v बटा u यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। जल्दी से जल्दी बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा v बटा u, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? यहाँ पर दिया है -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि डी का मतलब डायोप्टर होता है जो कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, इसलिए यहाँ पर डी लगा करके दिया है -1, 1, 2, 1.5।
तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है दोस्तों 1 डायोप्टर प्लस में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, यानी कि बीच में पतला और किनारों पर मोटा। अगला क्वेश्चन है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि किनारों में पतला और बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस के बारे में पूछा दोस्तों, तो आप लोग को पता है कि उत्तल बीच में उठा हुआ होता है, यानी कि बीच में मोटा होता है, किनारों में पतला होता है, बीच में मोटा, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। अब है उत्तल लेंस खाली स्थान लेंस भी कहा जाता है, यानी उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? अभिसारी, अपसारी, बाइफोकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है? जल्दी से जल्दी बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी जब कोई शब्दकोश आप पढ़ रहे हैं हिंदी इंग्लिश का, तो अगर छोटा अक्षर में लिखा हुआ हो तो आप उसको बड़ा बड़ा देखने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? यहाँ पर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस और उसके बाद 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लिए 61 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस हम लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है परावर्तन। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? परावर्तन के नियम से कौन सा चीज़ डिसाइड होता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 है। चलिए, तो इसका आंसर परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसका डिसाइड होता है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध पूछा है। ऑप्शन है F बराबर 2R, उसके बाद 2 बराबर R, F बराबर R/2, R बराबर F। क्वेश्चन नंबर 63 है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा F बराबर R/2, यानी कि F का जो मान होता है वह वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। उसका है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण कौन सा होगा? ऑप्शन है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल दोनों। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर दोस्तों हम देख लेते हैं। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी भी दूरी पर हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण क्या कहता है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल दोनों। तो दोस्तों आपको पता है सीधा प्रतिबिंब जो है दोनों प्रतिबिंब बनाता है, कौन कौन? समतल और उत्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर सही? तो टॉर्च है, सर्च लाइट है तथा गाड़ी जो होता है उसके अग्रदीप में आगे का जो हेडलाइट होता है, प्रकाश को समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए दर्पण का कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल, क्योंकि आप लोग को पता है कि उसमें देखिएगा कि लाइट में एक कटोरा लगा होता है जो गड्ढा जैसा होता है धंसा हुआ, उसको अवतल दर्पण भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी?
जल्दी से जल्दी कीजिए, 12-13 मिनट आपके पास समय बचा है और क्वेश्चन भी आपको जो है बहुत ही कम करना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन ही है, 66 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसका ऑप्शन है आभासी एवं सीधी होगी, आभासी तथा उल्टा होगा, काल्पनिक एवं सीधी होगी और सभी। चलिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव है और फोकस है, मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों कैसा होगा उसके बारे में बताना है। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों, वास्तविक माने उल्टा प्रतिबिंब, उसका आवर्धन क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। 67 नंबर क्वेश्चन है। तो बस प्रतिबिंब वास्तविक यानी उल्टा है, तो उल्टा का जो आवर्धन होगा वह क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक होगा, यानी माइनस में होगा दोस्तों, माइनस में। जय महाकाल। 68 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन बताना है। आभासी यानी सीधा जो होता है प्रतिबिंब, उसका जो है आवर्धन क्या होगा? तभी हम पढ़े हैं जो उल्टा प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन जो है माइनस में होता है। तो यहाँ सीधा प्रतिबिंब का क्या होगा? धनात्मक होना चाहिए दोस्तों, धनात्मक। बी ऑप्शन सही होगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? जल्दी से जल्दी बताइए। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? जब अवतल दर्पण में आप प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी कहीं से भी अगर हम कोई किरण को गुजारते हैं तो वह दर्पण से टकराने के बाद कौन से बिंदु से होकर गुजरती है दोस्तों? ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन है सी से, एफ से, पी से, सी और एफ के बीच से। नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एफ, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा एफ से ही प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो एफ से ही रेखा को गुजारा जाता है दर्पण से टकराने के बाद। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है? अविलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अविलंब के समांतर दिशा में जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है दोस्तों, आप लोगों को पता है, देख सकते हैं। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर जाती है, सीधी निकल जाती है, अविलंब के समांतर दिशा में जाती है या अविलंब की ओर मुड़ जाती है, आपको बताना है। चलिए 70 क्वेश्चन हो गए हैं, मात्र आपके पास जो है 10 क्वेश्चन और होंगे। 70 क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अविलंब की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बहुत यानी कि हर परीक्षा में पूछी जाती है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किस में? फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। जल्दी से बताइए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है हर परीक्षा में पूछी जाती है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किस में? तो लेंस की जो क्षमता दोस्तों जो व्यक्त किया जाती है वह आपको पता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, यानी F/1/F लिखते हैं दोस्तों। लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम P बराबर 1/F लिखते हैं, 1/F यानी उल्टा के बराबर, फोकस को उल्टा के बराबर। अगला क्वेश्चन है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु, सभी। क्वेश्चन देख लीजिए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट चैप्टर का ही है, प्रकाश के परावर्तन का ही है, और शुरू में ही पढ़ते हैं। जब शुरू करते हैं पढ़ाई चैप्टर का तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश स्रोत दोस्तों। प्रकाश जिससे भी निकलती है, जो भी लाइट होती है, उन सारी लाइटों को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत आप लोगों को पता है 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होता है जो सूर्य हो गया, वह प्राकृतिक है क्योंकि उनको हम लोगों ने नहीं बनाया है। और एक मानव निर्मित होता है प्रकाश का स्रोत, जिसको आदमी ने बनाता है। टॉर्च हो गया, दिया, सलाई, मोमबत्ती, बहुत सारी चीज़ें जो रोशनी निकलती है। अगला क्वेश्चन है 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस, तिरछा, समतल दर्पण। जल्दी से बताइए 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस, बी ऑप्शन। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा जाता है? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या कहा जाता है? तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, सभी सही है। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन है। तो 74 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया? तो कुछ भी नहीं माना गया दोस्तों, दोनों में से कोई नहीं सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि बच्चा कुछ ना कुछ आंसर दे और इसका नंबर कट जाए।
गुमराह करने के लिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें गुमराह नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों लेकिन बड़ा है। जब प्रकाश की एक किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित होती है, यानी रास्ते से भटक जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ये जाएगा कुछ होगा उसको हम प्रकाश का अपवर्तन ही कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्वेश्चन का ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए जल्दी से जल्दी ऑप्शन बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी और एफ के बीच, यानी दर्पण के ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच, डी ऑप्शन सही हो। चलिए ग्रीन झंडी दिखा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, दिन के समय में निम्न में से क्या वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है? दिन के समय में निम्न में से क्या वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है? जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, हमारे पास बहुत कम समय है। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दिन के समय में निम्न में से यानी कौन सी चीज़ है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही दुनिया की सारी वस्तुएं दिखाई देती है। चलिए 5 मिनट 50 सेकेंड। क्वेश्चन 78 हो गए, 2 क्वेश्चन इसके बाद रह जाएंगे। क्वेश्चन 78 है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर -y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है दोस्तों। y अक्ष के अनुदिश जो दूरी मापी जाती है उसको क्या कहा जाता है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर यानी y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, सभी। तो दोस्तों y अक्ष के अनुदिश अगर नीचे की ओर कोई भी दूरी मापी जाएगी तो वह ऋणात्मक हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, क्वेश्चन वही है दोस्तों, अनुसार कहता नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरी क्या होगी? तो नीचे की ओर माइनस होती है तो दोस्तों ऊपर की ओर क्या हो जाएगी? कार्तीय तल के बारे में आप लोग को पता होगा, जब नीचे की ओर माइनस होगी तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगी दोस्तों? धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट। 80 क्वेश्चन थे, 60 मिनट का समय था, 5 मिनट अभी हमारे पास बाकी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एक बार और दोस्तों हम इसी सीरीज में किए हैं। एकदम सिंपल है, यानी कि सूर्य से खाना बनाने वाला जो चूल्हा होता है उसमें जो है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को यह सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है, अगर इस प्रकार की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हो अगर 10वीं क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा वीडियो हम आगे भी लाएं या नहीं लाएं, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि हमारी वीडियो हेल्प कर सके। अगर दोस्तों हमारी वीडियो को देख करके अगर कुछ भी विद्यार्थी अगर अच्छा नंबर ले आते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करेंगे दोस्तों, बहुत ही गर्व। चलिए तो आज का वीडियो यही हम एंड करते हैं और फिर अगला सीरीज हम लेकर के आएंगे। इसके अगला चैप्टर फिजिक्स का अगला चैप्टर दोस्तों अगले दिन हम इसका वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप लोग तैयारी के साथ आइएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव याद करके आइएगा और देख लीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस जाते जाते कहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को कम से कम ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। ना आप अच्छा से तैयारी कर सके, हो सकते हैं कि आपके थ्रू आपके दोस्त ही सही आपसे अच्छा नंबर ले आएँ, तो हो सकता है कि आपका भी इसमें जो है भलाई हो जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।